हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू रिचा यूपीएससी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1833। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे चार्टर एक्ट को लाया क्यों गया था। चार्टर एक्ट को लाने का सबसे मेन मकसद ये हुआ था इंग्लैंड में, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहे थे और नेपोलियन की जो कॉन्टिनेंटल पॉलिसीज़ थी उसकी वजह से इंग्लिश का ट्रेड बहुत ही ख़राब हो चुका था। इसीलिए इंग्लिश ने डिसाइड किया कि एक हम एक्ट लेके आएंगे जिसे हम चार्टर एक्ट 1833 के नाम से जानेंगे। चार्टर एक्ट में लेसी फेयर, जिसको इनविजिबल हैंड कहते हैं, इसको अडॉप्ट किया गया था। लेसी फेयर की डेफिनेशन ये होती है कि इट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज। अब जब इंग्लैंड में लिबरलाइजेशन और रिफॉर्म्स चल रहे थे तब इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि चार्टर एक्ट 1833 को पास करते हैं हम, जिससे कि हमारा ट्रेड और डेवलपमेंट आगे बढ़ता जाए। इस एक्ट को हम सेंट हेलेना एक्ट 1833 के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि 1833 में सेंट हेलेना का जो ओनरशिप था वो EIC से ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को ट्रांसफ़र कर दिया गया था। इस एक्ट की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कमर्शियल प्रिविलेजेस थी उसको छीन ली गई थी। ऑल्सो जो कंपनी की ट्रेड मोनोपोली थी चाइना के साथ, उसे भी एबॉलिश कर दिया गया था। अब हम लोग देखेंगे चार्टर एक्ट के फीचर्स क्या थे। चार्टर एक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ये था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था और उन्हें एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स दे दी गई थी। और जो सेकंड इसका फीचर है कि जो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज थी उनसे उनके लेजिस्लेटिव पावर्स ले लिए गए थे। थर्ड इस चार्टर एक्ट का फीचर है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को सिविल और मिलिट्री पावर्स दे दी गई थी। और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इसी एक्ट के थ्रू बने गए थे, और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में आता है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। इस एक्ट का दूसरा फीचर है, उसमें ये हुआ था कि गवर्नर जनरल को इतनी पावर्स दे दी गई थी कि वो किसी भी लॉ को रिपील कर सकते थे, अमेंड कर सकते थे और अल्टर कर सकते थे पूरे इंडियन टेरिटरी में। और वो किसी भी पर्सन के लिए हो सकता था, या तो वो इंडियन हो या तो वो ब्रिटिशर हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चार्टर एक्ट 1833 का एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ पे क्या इफेक्ट पड़ा था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो पहले कमर्शियल बॉडी की तरह काम कर रही थी, अब चार्टर एक्ट 1833 आने के बाद उसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रूप में बना दिया गया था। और इस एक्ट में ये हुआ था कि पहली बार सिविल सर्विसेज कॉम्पिटिशन्स को ओपन किया गया था, जिसमें इंडियंस भी पार्टिसिपेट कर सकते थे और वो किसी भी पोस्ट के लिए एम्प्लॉय हो सकते थे। अगला एक्ट है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस एक्ट को लाने का मेन मकसद ये था कि 1857 के रिवॉल्ट के बाद इंडियंस में बहुत ही ज़्यादा आक्रोश आ गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये माना कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं यही इसका मेन रीज़न है रिवॉल्ट का। इस एक्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 2 अगस्त 1858 को पास किया था, जिसका रॉयल एसेंट इन्हें मिला था नवंबर 1858 में। अब हम लोग आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के स्पेशल फीचर्स के ऊपर। इसका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये था कि इसने गवर्नर जनरल को एक स्पेशल स्टेटस दिया, जिससे उनका जो डेजिग्नेशन था गवर्नर जनरल की जगह वॉइसरॉय हो गया था। इसने एक और पोस्ट बनाई जिसे हम कहते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास पूरी अथॉरिटी और कंट्रोल था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। गवर्नर जनरल एक और नेक्स्ट इसका इम्पोर्टेंट फीचर था कि गवर्नर जनरल और जो वॉइसरॉय थे अब वो एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा असिस्ट किए जाएंगे। अनदर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ दिस एक्ट इज़ जो वॉइसरॉय था वो पहले ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव था, लेकिन अब वो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा ही अपॉइंट किया जाएगा। इस एक्ट के थ्रू लॉर्ड कैनिंग को पहला वॉइसरॉय बनाया गया इंडिया का। इस एक्ट ने और एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम किया कि जो इंडिया में डुअल गवर्नमेंट था, सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट, उसको एंड कर दिया और एक इंडियन काउंसिल बनाया जो 15 मेंबर्स के साथ कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लॉर्ड स्टैनले जो थे वो फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने थे। अगला एक्ट है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसे मिनी पार्लियामेंट भी कहते हैं। अब इंडियन काउंसिल एक्ट जो है ये बहुत ही लैंडमार्क है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री में, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी गाइडलाइंस दी गई थी जो ब्रिटिश पीरियड के एंड तक 1947 तक फॉलो जिन्हें किया जाना था। अब इस एक्ट में एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था जिसे पोर्टफोलियो सिस्टम कहा गया था। इसमें यह था कि जो भी मेंबर्स ऑफ काउंसिल्स थे वो अपने डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। गवर्नर जनरल को इस एक्ट के थ्रू ऑर्डिनेंसेस इशू करने की पावर दी गई थी, जिसमें वो अपने काउंसिल के इन्वॉल्वमेंट के बिना कोई भी ऑर्डिनेंस पास कर सकता था। लेकिन ये था कि वो ऑर्डिनेंसेस 2 साल के लिए वैलिड रहेंगे और वो सिर्फ इमरजेंसी केसेस में ही वो वैसे ऑर्डिनेंसेस को पास किया जा सकता था। अब 1833 के एक्ट में
जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी से पावर ले ली गई थी वो 1861 के काउंसिल एक्ट में उन्हें फिर से वापस दे दी गई कि वो अपने लॉज को बना सकते हैं और अमेंड कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि उन्हें गवर्नर जनरल से पहले सैंक्शन लेना होता था, अगर भले ही वो लोकल लॉज भी बना रहे हैं तो। इस एक्ट में गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसे बढ़ाकर 5 मेंबर तक कर दिया गया था और जो 5वां मेंबर था वो एक फाइनेंस ऑफिसर था। अब ये क्वेश्चन हमेशा आता है पेपर्स में कि कौन सा पहला फाइनेंस मेंबर था जिसने बजट को प्रोड्यूस किया था ब्रिटिशर्स के लिए इंडिया में, तो उनका नाम था जेम्स विल्सन। इस एक्ट में ये प्रोवाइड किया गया था कि जो वॉइसरॉय हैं वो कुछ इंडियन मेंबर्स को नॉमिनेट करे जो एक नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे, अपनी जो उनकी काउंसिल को स्ट्रेंथ बढ़ाई गई थी उसके लिए। अब उस टाइम पे जो वॉइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने 1862 में 3 इंडियंस को रिकमेंड किया अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, और ये 3 लोग थे। एक तो महाराजा ऑफ पटियाला थे, दूसरे थे राजा ऑफ बनारस और तीसरे थे सर दिनकर राव।